नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में। मैं हूं चंदन और आज आप लोगों के बीच हम बीएड यानी पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 2 लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए और आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से यह बेहतर साबित होने वाला है। और ये नोट्स हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट यानी पाठ्यक्रम में विषयों की समझ, ये पुस्तक का नाम है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को पहले जाकर देखें। फिर सेकेंड यूनिट जो कि क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग इट्स अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वालिटी इन क्लासरूम कहने का अर्थ है कक्षा में गुणवत्ता, अधिगम और समझ। यूनिट 2 है और आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जिसे हम लोग अभी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि गुणवत्ता शिक्षा क्या होती है। गुणवत्ता शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है गुणवत्ता एजुकेशन यानी गुणवत्ता शिक्षा। तो जानते हैं उसे, ऐसी शिक्षा जिससे बच्चों का भविष्य में काम आ सके, साथ ही अनेक क्षमताओं के अनुसार उनका संपूर्ण यानी सर्वांगीण विकास हो सके, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहते हैं। ऐसी शिक्षा जो कि बच्चे के भविष्य में काम में आ सके। ठीक है, केवल शिक्षा किताबी ज्ञान यानी पुस्तकों का ज्ञान तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनके लाइफ में भी काम आना चाहिए, उनके जीवन में भी काम आना चाहिए, उनके भविष्य में भी काम आना चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है, गुणवत्ता शिक्षा। जिससे बच्चों का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, गुणवत्ता शिक्षा के निर्धारक तत्व यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। सबसे पहले पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के आधार पर देखेंगे, फिर वातावरण, शिक्षक और छात्र। गुणवत्ता शिक्षा का निर्धारक तत्व के लिए क्या होता है, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पाठ्यक्रम, फिर वातावरण, शिक्षक और छात्र। देखते हैं पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है इसमें। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, पाठ्यक्रम शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रमुख कारक माना जाता है। समस्त विद्यालय एवं शिक्षा का संचालन पाठ्यक्रम द्वारा ही होती है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के स्तर के अनुसार एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, वातावरण। वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है हम लोग की गुणवत्ता शिक्षा है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण भौतिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के आधार पर किया जाए। जिससे क्या होगा, सीखने के लिए उचित पर्यावरण का होना बहुत आवश्यक होता है, और इसके लिए छात्रों के आसपास का वातावरण क्या होगा कि अधिगम एवं शिक्षा के लिए अनुकूल बनाने में आवश्यक होगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षक की भूमिका जानेंगे। शिक्षक यानी टीचर, शिक्षक समाज के नागरिकों को तैयार करता है। इन सभी शिक्षा के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व एक शिक्षक का होता है कि हमें कैसा समाज बनाना है, आदर्श समाज बनाना है, कैसे विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रकार की सोच को रखते हुए शिक्षक की भूमिका शिक्षा में सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का कार्य एक शिक्षक को कर सकता है। और शिक्षक मतलब अगर देखा जाए तो ईश्वर का ही दूसरा रूप माना जाता है। एक शिक्षक ईश्वर की पहचान कराता है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, सारा जानकारी कौन देते हैं, शिक्षक देते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं छात्र। छात्र यानी स्टूडेंट। गुणवत्ता शिक्षा में स्टूडेंट का भी अहम योगदान होता है, और बिना स्टूडेंट का हम आखिर गुणवत्ता शिक्षा देंगे किसको, यह भी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो जानते हैं हम लोग स्टूडेंट यानी छात्र। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन का विकास तभी संभव है जब छात्रों के व्यक्तित्व में भी गुणवत्ता का समावेश हो। यानी
छात्रों में अगर सीखने की जिज्ञासा हो एवं उनका चरित्र अध्ययनशील हो तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होना निश्चित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कर रहे हैं तो यूनिट 2 का देखेंगे टॉपिक नंबर 2, यानी एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर क्वालिटी इन द क्लासरूम, यानी हिंदी में कक्षा में गुणवत्ता हेतु आवश्यक तत्व। तो जानते हैं कुछ कुछ बिंदुओं को, जिसमें से पहला बिंदु है विद्यार्थी एवं अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करना। ये विद्यार्थी एवं अध्यापक के बीच संबंध स्थापित, कैसा संबंध? प्रेम संबंध। विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच किसी प्रकार का डर उत्पन्न ना हो, भय उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार का ये ना लगे कि अध्यापक को कि हम प्रभुत्व हैं, प्रभुत्व की भावना अगर आ गई तो फिर विद्यार्थी डरेंगे। इस प्रकार से क्या होगा? प्रेम स्थापित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार विद्यार्थी एवं अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है शैक्षिक वातावरण का निर्माण। ऐसा वातावरण का निर्माण करना है जो शिक्षा से संबंधित हो, जिससे हमें कुछ न कुछ ज्ञान मिले। ये होता है शैक्षिक वातावरण। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, यानी टीएलएम का प्रयोग। अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो नई तकनीकी नए सिरे से और नए आधारभूत संरचनाओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा? बच्चों को मनोरंजन के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। फिर है कक्षा का आकार। कक्षा का आकार भी बहुत मायने रखता है हमारे एजुकेशन प्रणाली में, यानी शिक्षा प्रणाली में। आधुनिक शिक्षा पद्धति में कहा जाता है कि प्रत्येक 30 से 40 बच्चों में एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। अगर एक ही कक्षा का आकार मान लीजिए बहुत बड़ा बना दिया जाए, जिसमें 150 बच्चे अटते हो या तो फिर 200 बच्चे हो, और उसमें से शिक्षक को पढ़ाने में असुविधा होगी। कक्षा का आकार न ज़्यादा बड़ा हो और न ही छोटा, लगभग उसमें 30 से 40 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। ऐसी कक्षा का व्यवस्था करना चाहिए जिसमें ब्लैक बोर्ड अच्छी तरह से दिखे, टीएलएम जो आप लेके जाएंगे उसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकें, जिससे बच्चों को सुविधाजनक हो। इस प्रकार की शिक्षा कक्षा का आकार ही कर सकता है। फिर है छात्रों के अनुकूल पाठ्य पुस्तक। बच्चों को देखा जाता है कि उनकी रुचि किस ओर है, उसके रुचि तथा उसके मनोरंजन के आधार पर एवं उनके अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्य वस्तु ऐसा हो जो दैनिक जीवन से संबंधित हो, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, उनके भविष्य में काम आ सके, ऐसे पाठ्य वस्तु का निर्माण करना चाहिए, यानी छात्रों के अनुकूल पाठ्य वस्तु का निर्माण करना चाहिए। फिर है छात्र तथा अध्यापक की उपस्थिति। अगर आप विद्यालय जाते हैं तो आपकी उपस्थिति प्रतिदिन होनी आवश्यक है, जिससे क्या होगा? छात्र तथा अध्यापक के बीच प्रेम स्थापित होगा, एक दूसरे को समझ सकेंगे, उसकी जिज्ञासा को समझ सकेंगे, उसकी रुचि को समझ सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं और एक दूसरे का शिक्षा आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा? फिर बच्चे शिक्षक से कुछ सीख पाएंगे और शिक्षक भी बच्चे को कुछ सिखा पाएंगे। फिर है कक्षा कक्ष की खिड़कियाँ तथा वेंटिलेटर। कक्षा में खिड़कियाँ भी अति आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध वायु का कक्षा में प्रवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कहा गया है कि स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वास्थ्य कब तक जीवन रहेगा? जब तक हम शिक्षार्थी हैं, कुछ सीख रहे हैं, और स्वास्थ्य तभी सीखा जाता है, और स्वास्थ्य हम लोग का सही रहेगा तभी हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। फिर वेंटिलेटर का होना आवश्यक है, जिससे क्या होगा कि कक्षा की जो वायु होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो वेंटिलेटर के माध्यम से बाहर निकलेगी और खिड़की के माध्यम से अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए दोनों का होना अति आवश्यक है। फिर वर्तमान परिस्थितियाँ। वर्तमान परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही शिक्षा प्रदान करना चाहिए, जिससे क्या होगा? वर्तमान में क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको देखकर हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे। फिर है दैनिक क्रियाकलाप एवं गतिविधियाँ। प्रतिदिन कुछ न कुछ एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन वर्तमान शिक्षा पद्धति में कंपलसरी माना गया है, जिससे बच्चे क्या होंगे? करके सीखेंगे, और इसके लिए महान दार्शनिक जॉन डेवी ने भी ये बात कही है। फिर है फर्नीचर की व्यवस्था। बच्चों की सुविधा के लिए उन्हें फर्नीचर की व्यवस्था, यानी बच्चे और शिक्षक के लिए बैठने का यानी आसन ग्रहण करने के लिए उन्हें बेंच, डेस्क, शिक्षक के लिए चेयर, इस प्रकार की सुविधाएं कक्षा में होनी चाहिए। तो
ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट आ जाते हैं। आपके पास अगर सिलेबस है तो पॉइंट नंबर थर्ड आप देखेंगे इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी लर्निंग, गुणवत्ता अधिगम के सूचक। आखिर गुणवत्ता अधिगम के सूचक क्या क्या हैं, इनके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, इसे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन का होना आवश्यक है। फिर स्कूल इन्वायरमेंट यानी उचित वातावरण का होना आवश्यक है। फिर स्कूल फर्नीचर, फिर प्रधानाध्यापक, एक हेड मास्टर होना चाहिए। किसी भी संस्था में एक हेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होते हैं। बिना प्रधानाध्यापक का पढ़ाई यानी पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता। फिर शिक्षकों की आवश्यकता होती है। फिर स्टूडेंट का क्या क्या होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए, स्टूडेंट में मैच्योरिटी आना चाहिए। फिर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों स्वास्थ्य का निर्भर करता है। फिर मोटिवेशन, फिर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा कौन देगा, एक शिक्षक ही दे सकते हैं स्टूडेंट को अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट कर सकते हैं। फिर है फैमिली यानी परिवार का सपोर्ट होना आवश्यक है। फिर है विल टू लर्न यानी बच्चों में सीखने की दृढ़ इच्छा। अगर बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं तो आप किसी भी हालत में उसे नहीं सिखा पाएंगे। और सीखने की जिज्ञासा तभी बढ़ा सकते हैं जब शिक्षक अच्छे से उन्हें सिखा पाएंगे। उसके बाद फिर है करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। फिर है सोसाइटी समाज। फिर है पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय, शिक्षण विधि, कक्षा का आकार और मूल्यांकन, ये सभी होना आवश्यक है। तभी क्या होगा कि गुणवत्ता अधिगम हम लोग अच्छे से दे पाएंगे। फिर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। जानते हैं इसे अच्छे से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कुछ कुछ सरकार जो है पॉलिसी चलाई गई है, सरकार द्वारा कुछ नीतियाँ चलाई गई है, कुछ कार्यक्रम चलाएंगे, ठीक है, उनको हम लोग जानेंगे अच्छे से। पहला कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी नेशनल कैंपेन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMS है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाती है और इसकी गुणवत्ता में सुधार करती है। यह योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी, यानी सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके बाद है 15 से 16 वर्ष की आयु तथा कक्षा 9 से 10 के छात्रों के गुणवत्ता शिक्षा के लिए शिक्षा के साथ साथ अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद है विद्यालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT लैब का निर्माण करना। ये सरकार की एक अच्छी पहल थी जिसमें से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT इन स्कूल में, ठीक है। वर्तमान शिक्षा में सरकार तकनीकी तथा दूर संचार का अधिक इस्तेमाल कर रही है। ICT में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क तथा आवश्यक सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज शिक्षा में बहुत सुधार हो रही है तथा बच्चे आधुनिक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, साथ ही नवाचार यानी इनोवेशन को अपना रहा है। नवाचार कहने का अर्थ है नए नए सिस्टम को अपनाना, नए नए तकनीकों को अपनाना, नई शिक्षा पद्धति के अनुसार कार्य करना, ये नवाचार होता है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखते हुए अपने आप में परिवर्तन करना ही नवाचार है। ICT का पहला प्रयोग 1997 में डेनिस स्टीवेंसन द्वारा ब्रिटेन की सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में किया गया था और सन 2000 में ब्रिटेन के नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संबंधी दस्तावेजों द्वारा इसका प्रचार किया गया, जिसका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में आज पूरे दुनिया में की जा रही है। इसके बाद आप जानते होंगे सर्व शिक्षा अभियान, जो कि हमारे झारखंड में भी इसे बहुत ही अच्छे से चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा
की गई थी। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता था। संविधान के 86वें संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना है। फिर है मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील। भारत के अधिकतर बच्चे भूख तथा गरीबी की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। ऐसे बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक तथा संतुलित आहार भी सरकार के माध्यम से दी जाने लगी तथा भारत में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालय में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाए ताकि विद्यालय में बच्चे रोज़ आएँ और उसे पौष्टिक भोजन मिले, जिससे कि वह स्वस्थ रहे तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कर सके। अतः हम कह सकते हैं निष्कर्ष के माध्यम से कि वर्तमान परिस्थिति में गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार गरीब बच्चों को ध्यान में रखकर समावेशी शिक्षा का निर्माण कर रही है तथा आज वर्तमान में बहुत से गरीब बच्चे भी आज अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा अपनी प्रतिभा विद्यालय स्तर में दिखा रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अतः इस प्रकार की अभियान हमारे देश के लिए अति आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण है। फिर इस प्रकार हम लोग अगर देखें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते पढ़ते हो सकता है आपको बोरिंग लगे, इसलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए अगर इस वीडियो के जितने भी हम हस्तलिखित PDF बनाए हुए हैं उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी यानी परीक्षा में उपयोगी होने वाली वीडियो साबित होगी। और ये वीडियो आपके अगर आप नोट्स बनाते हैं तो C-TET, JTET और KBS जैसे परीक्षाओं में भी ये सब काम में आने वाला है। अतः हम कहेंगे कि इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करें और लिखें। लर्निंग एंड टीचिंग, जैसा कि आपको पता है कि आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे होंगे, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव के द्वारा आए अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहते हैं ना। उसके बाद फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक परिपक्वता एंड मैच्योरिटी, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास। अगर परिपक्वता आपके पास सही नहीं है तो फिर क्या होगा? इसमें अधिगम को प्रभावित कर सकता है। फिर बीमारी यानी डिजीज, इससे भी प्रभावित होता है। फिर थकान से प्रभावित होता है। फिर संवेगात्मक विकास से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं परिपक्वता यानी जब आप छोटे थे उस समय आपके पास मैच्योरिटी कम थी, जैसे आप बड़े हो गए मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, यानी आपका अधिगम प्रभावित हो गया और अस्थायी परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? अधिगम हो गया। फिर बीमारी यानी डिजीज, देखिए अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं, बुद्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे बीमारी पड़ जाएंगे यानी आप बीमार हो जाएंगे तो फिर आपका प्रभावित हो जाएगा, है ना, अधिगम प्रभावित हो जाएगा। इस प्रकार प्रभावित करने वाली ये कारक है। फिर थकान, अगर आप किसी भी काम को लगातार करते हैं तो एक थकान जैसी बीमारी उत्पन्न होती है, यानी सभी लोगों में थकान होना आवश्यक है। अगर आप किसी भी कार्य को लगातार करते हो, समय से अधिक अगर किया जाए तब थकान होता है। फिर संवेगात्मक विकास, इस प्रकार के संवेगात्मक विकास जैसे आप देख पा रहे हैं बच्चा का रोना, अगर बच्चा से आप कुछ छीन लेते हैं तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। तब उसके पास अधिगम की परिपक्वता आ जाती है, समझ में आ जाती है। तब तक वो समझ में नहीं आ पाता है कि क्यों रोना है, उसको लगता है कि सब कुछ मेरा है। और फिर धीरे धीरे वो जब बड़ा हो जाता है, अगर उससे कुछ छीन ले तो वो रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसको समझदारी आ चुकी होती है। और फिर एक है मूल प्रवृत्ति, इसे भी आप लिख लेंगे, यानी ओरिजिनल ट्रेंड। वह कार्य जो जन्मजात होती है, जैसे प्याज काटने से रोना, बंदर से अगर रोटी छीना जाए, बंदर अगर रोटी देखे आपसे तो हाथ से वो छीन लेता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है। फिर है अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की कुछ परिभाषाएं गेट्स के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार और क्रो एंड करोकस, इसे आप लिख लेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की विशेषताएं, देखिए लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन पर्यंत। फिर लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का संगठन। फिर लर्निंग इज ए प्रोसेस एडजस्टमेंट यानी समायोजन की प्रक्रिया। लर्निंग इज
ग्रेजुएट क्या है, ग्रेजुअल यानी सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस प्रकार के आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, जो कि आप बिल्कुल सरल भाषा में आप इसे सीख सकते हैं और ज़्यादा कठिन शब्दों में इसे बनाया नहीं गया है और आपके आपके लेवल को देखते हुए इसे सरल भाषा में तैयार किया गया एक पीडीएफ है, जो आपको बहुत ही परीक्षा के लिए कारगर साबित होगा और एक दिन आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा। अतः इसे हम कहना चाहेंगे कि इसे अपना कॉपी में नोट डाउन कर ले। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपके सिलेबस में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। शिक्षक तथा छात्रों के बीच आदान प्रदान होता है। क्या क्या आदान प्रदान होता है, स्किल। स्किल मतलब कौशल, फिर बिहेवियर, फिर नॉलेज और वैल्यूज। हम लोग स्किल स्किल मतलब कौशल आदान प्रदान करते हैं, कुछ सीखते हैं कुछ सिखाते हैं। फिर व्यवहार, कुछ व्यवहार बच्चों से लिया जाता है फिर बच्चों को सिखाया जाता है। फिर नॉलेज, नॉलेज का आदान प्रदान किया जाता है। फिर मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यू, किस वस्तु की क्या वैल्यू है, किसका क्या वैल्यू होना चाहिए, ये चीज़ सिखाया जाता है। फिर टीचिंग को दो भागों में बांटा जाता है। पहला, शिक्षण को अगर देखा जाए यानी टीचिंग को देखा जाए दो भागों में बांटा है। द्विध्रुवीय आयाम यानी बाइपोलर प्रोसेस, यानी एडम्स का मानना था कि शिक्षण जो है दो आयाम में विभाजित है, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। अगर एक शिक्षक रहेगा और एक शिक्षार्थी रहेगा तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण को बांट सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर त्रिध्रुवीय आयाम यानी त्रिपोलर प्रोसेस, जॉन डीवी का मानना था नहीं, ऐसा नहीं है। जब एडम्स ने माना कि शिक्षक और शिक्षार्थी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षण के आयाम को बांट सकते हैं, तो फिर जॉन डीवी का ऐसा मानना नहीं था। उनका कहना था कि ये जो होता है त्रिपोलर होता है, ट्राइपोलर। ट्राइपोलर मतलब त्रिध्रुवीय आयाम। तो त्रिध्रुव क्या क्या इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी को मना, बोला नहीं, शिक्षक और शिक्षार्थी नहीं बल्कि इसमें पाठ्यक्रम का भी होना आवश्यक है। यह है जॉन डीवी का मानना। फिर है शिक्षण के चार वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्वतंत्र, मध्यस्थ और आश्रित। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट किसे माना गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शिक्षक को। फिर मध्यस्थ चर करिकुलम को यानी पाठ्यक्रम को। आश्रित चर कौन है, विद्यार्थी होते हैं, जो कि किससे डिपेंड होते हैं, शिक्षक पर। फिर फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में क्या होता है, पूर्व सक्रिय, जो कि लेसन प्लान, हम लोग लेसन प्लान पहले बनाते हैं फिर क्या करते हैं, सक्रिय हो जाती है यानी टीचिंग, क्लासरूम में प्रवेश करते हैं और पढ़ाने लगते हैं। फिर उत्तर सक्रिय यानी फिर मूल्यांकन जरूरी है, फीडबैक। जब हम कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे यानी मूल्यांकन करेंगे यानी परीक्षा लेंगे, है ना। उसके बाद फिर है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के तीन प्रकार होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा, जो कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पर होता है, रेगुलर, जहाँ पर विद्यालय में हम लोग जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, और ऑफिस में इस प्रकार के क्या शिक्षा ग्रहण अगर करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा एनी टाइम एनी वेयर, यानी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बाज़ार में, मेला में, कहीं भी कुछ भी सीखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। और गैर औपचारिक, ये तो ओपन स्कूल, डिस्टेंस स्कूल, जहाँ पर हम लोग शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, सर्टिफिकेट भी प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका पैटर्न भी होता है, लेकिन कहाँ होता है, घर बैठे होते हैं, जो कि गैर औपचारिक के रूप में इसे माना जाता है। वो कहाँ होता है, जैसे इग्नू हो गया, NIOS हो गया, कोचिंग हो गया, इस प्रकार की शिक्षा क्या होगी, गैर औपचारिक होगा। इस प्रकार हम लोग रिवीजन के माध्यम से देख सकते हैं, बाइपोलर पढ़ें, शिक्षण के चेयर पढ़ें, फेज ऑफ टीचिंग पढ़ें और टाइप ऑफ एजुकेशन पढ़नी है। फिर लास्ट में है कि मेजर इशूज इन क्लासरूम लर्निंग, कक्षा कक्ष में क्या क्या समस्याएं होती हैं। कक्षा कक्ष के अधिगम के मुख्य समस्याएं, एक अध्यापक से संबंधित समस्याएं और छात्रों से संबंधित समस्याएं। अध्यापक से समस्याएं क्या क्या होगा, विश्वास का होना, अगर विश्वास में अपने आप नहीं है अध्यापक को कि हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे, वो पूर्ण रूप से अगर अपने आप को परिपूर्ण नहीं कर ले और कक्षा में प्रवेश करेगा तो उसको आत्मविश्वास में कमी आएगी। फिर रुचि का ना होना, शिक्षक हैं अगर सिर्फ और सिर्फ अपने पेमेंट से मतलब रखेंगे, अपने मासिक वेतन से मतलब रखेंगे तो उनका रुचि का समझा जाएगा कि नहीं है।
उसके बाद फिर पाठ्य योजना का तैयारी न करना, अध्यापक के स्वास्थ्य, बच्चों का अतिरिक्त दबाव, कक्षा प्रबंधन, अध्यापक का कठोर व्यवहार, पाठ्यक्रम, घर से संबंधित समस्याएं, विषय वस्तु, भेदभाव, शिक्षकों की उदासीनता, इस प्रकार की है जो समस्याएं अध्यापकों के। फिर छात्रों की समस्याएं लगभग सेम है, ये सभी आप देख सकते हैं। फिर अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, ये भी आपके सिलेबस के आधार पर है, आप इसे भी नोट डाउन अपने कॉपी में लिख सकते हैं प्रत्येक पॉइंट को पॉइंट वाइज, और फिर इसे और विस्तार पूर्वक भी आप डिटेल लिख सकते हैं, जिसमें से अच्छे शिक्षण में दया सहानुभूति का भाव नहीं होता है। फिर अच्छा शिक्षण सहयोगी होता है, अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार कुल 15 पॉइंट है, जिसे आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और एक एक करके इसे व्याख्यात्मक रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। फिर है शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, करके सीखने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। इस प्रकार इसमें भी 12 पॉइंट है, इसे भी आप लिख लें और विस्तारपूर्वक इसे डील कर लें। फिर शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। अभी तक तो हम लोग शिक्षण और अधिगम पढ़े थे, लेकिन ये शिक्षण के सूत्र है, जो कि शिक्षण के सूत्र भी ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस प्रकार के बहुत सारे शिक्षण सूत्र होते हैं, उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित तथा अधिगम केंद्रित उपागम व मुख्य उद्देश्य, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर एंड लर्निंग टीचिंग, ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, ताकि परीक्षा में आपको बहुत सहायता मिले और आप बीएड के परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके आप टॉपर बन सकते हैं। फिर बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा के भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाए गए हैं, इसे आप लोग लिख सकते हैं और लिखने के बाद एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लें। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपने राय एवं सुझाव अवश्य दे सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। कैसा लगा आज का ये पीडीएफ, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सारा यूनिट को एक ही वीडियो में बनाया गया है, जो कि अगर पढ़ाया जाए अच्छे से तो ये 1 सप्ताह का सिलेबस होता है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में मात्र आधे घंटे में दिखाया गया है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिले। और अगर आप चाहते हैं कि हमें केबीएस, सीटीएट और अनेक वैकेंसी के बारे में पता चले, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।